नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। बड़ी खबरों में आज हम बात करेंगे नेता विपक्ष न बनने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को क्यों लगा बड़ा झटका। वहीं आज हम आपको बताएंगे हरियाणा के 321 ऐसे कौन से गांव हैं जहां से केंद्र सरकार जमीन अधिग्रहित करेगी। वहीं आज हम आपको बताएंगे हरियाणा के ऑफिसर्स को क्यों नहीं आती है हिंदी, इंटरनल एग्जाम में आधे से ज्यादा क्यों हुए अधिकारी फेल। वहीं आज हम आपको बताएंगे कि केजरीवाल पर किसने किया अटैक, आखिरकार समर्थकों ने क्यों की पिटाई। वहीं आज हम बड़ी खबरों में बताएंगे हरियाणा में गेहूं की बोरियों में कहां भरा हुआ था रेत, मंत्री ने डिपो पर रेड कर पकड़ा, लाइसेंस कैंसिल होने पर भी सप्लाई इंस्पेक्टर को नोटिस। वहीं बड़ी खबरों में आज हम बात करेंगे कांग्रेस नेता ने दिया विवादित बयान, बोले चुनाव आयोग कुत्ते जैसा। वहीं आज हम आपको बताएंगे हरियाणा में बॉयफ्रेंड से पति की करवाई महिला ने हत्या, इतना ही नहीं गला काटने के लिए पत्नी ने खुद चाकू लाकर दिया। वहीं बड़ी खबरों में आज हम बात करेंगे हरियाणा की 2 यूनिवर्सिटी के वीसी ने क्यों दिया अचानक इस्तीफा, क्या है बड़ी वजह। वहीं बड़ी खबरों में आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन की आखिरकार पुलिस हिरासत से छूटने के बाद डल्लेवाल ने क्या किया बड़ा ऐलान और क्यों बढ़ी हुई है सरकार की मुसीबतें। वहीं आज हम आपको बताएंगे चंडीगढ़ में बम ब्लास्ट कर हरियाणा में कैसे भागे आरोपी, कैसे 200 किलोमीटर लंबे रूट पर 500 सीसीटीवी की सहायता से जुड़ी कड़ियां। वहीं बड़ी खबरों में आज हम बात करेंगे हरियाणा में पुलिस और बदमाशों के बीच में 2 करोड़ रुपए को लेकर कैसे हुआ विवाद। वहीं आज हम आपको बताएंगे एक्टर शरद कपूर पर महिला ने कैसे लगाया छेड़छाड़ का आरोप। हम बात करेंगे राहुल गांधी के विवादित बयान की और साथ ही साथ राहुल गांधी के बीजेपी पर अडानी को लेकर हमले की। अब देखिए खबरें विस्तार से। खबरों में आइए अब हम बात करते हैं नेता विपक्ष न बनने पर कैसे बढ़ी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें। जी हां, हरियाणा की बीजेपी सरकार ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ा झटका दिया है। सरकार ने उन्हें चंडीगढ़ में मिली कोठी नंबर 70 खाली करने के लिए कहा है। हुड्डा ने इसके लिए 15 दिन का टाइम मांगा है। सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक यह कोठी सीएम नायब सैनी की कैबिनेट में मंत्री विपुल गोयल को पसंद आ गई है। उन्होंने कोठी पर दावा ठोकते हुए इसके लिए आवेदन भी कर दिया है। चूंकि कांग्रेस में खींचतान की वजह से नेता विपक्ष का चुनाव नहीं हो पाया, इसलिए कोठी को लेकर भी उनका दावा कमजोर पड़ गया। अगर वह नेता विपक्ष होते तो कैबिनेट रैंक का दर्जा होने की वजह से उन्हें कोठी खाली नहीं करनी पड़ती। हालांकि हुड्डा की तरफ से औपचारिक तौर पर इसको लेकर कोई ऐतराज नहीं जताया गया है। बात करते हैं हरियाणा के 321 गांव से केंद्र क्यों लेगा जमीन। जी हां, दिल्ली से अमृतसर तक चलने वाली बुलेट ट्रेन के लिए केंद्र सरकार पंजाब और हरियाणा के करीब 321 गांव से जमीन अधिग्रहण करेगी। अब युद्ध स्तर पर सर्वे शुरू हो गया है। दोनों राज्यों में इस हाई स्पीड से रेल लाइन के लिए सर्वे का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। बुलेट ट्रेन दिल्ली से अमृतसर तक का 465 किलोमीटर का सफर महज 2 घंटे में पूरा करेगी। दिल्ली से अमृतसर के बीच यह ट्रेन चंडीगढ़ समेत 15 स्टेशनों पर रुकेगी। इस बुलेट ट्रेन की अधिकतम स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी चलने की स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा और औसत स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। साथ ही उक्त ट्रेन में एक बार में करीब 750 यात्री सफर कर सकेंगे। दिल्ली और हरियाणा और पंजाब के कुल 343 गांव से जमीन अधिग्रहण की जाएगी। बात करते हैं हरियाणा के 67 ऑफिसर कैसे हुए इंटरनल एग्जाम में फेल। हिंदी में भी काफी सारे अधिकारी हुए क्यों फेल। जी हां, हरियाणा के जेल अफसरों को न तो हिंदी आती है और न ही वित्तीय नियमों की कोई जानकारी है। इसका खुलासा जेल विभाग के इंटरनल एग्जाम के रिजल्ट से हुआ है। 5 विषयों को लेकर हुए इस एग्जाम में असिस्टेंट सुप्रीडेंट से लेकर डिप्टी सुप्रीडेंट तक 67 अधिकारी फेल हो गए। इसके अलावा 26 अधिकारी लोअर स्टैंडर्ड से इन विषयों को पास कर पाए। वहीं 40 अधिकारी ऐसे भी थे जिन्होंने हायर स्टैंडर्ड से इन विषयों को पास किया है। इस एग्जाम में पंजाब जेल मैनुअल, क्रिमिनल लॉ,
फाइनेंशियल रूल्स यानी वित्तीय नियम और हिंदी शामिल थी। बात करते हैं अरविंद केजरीवाल पर हुए हमले की। जी हाँ, दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर एक शख्स ने पानी फेंका। समर्थकों ने मौके पर ही आरोपी की पिटाई कर दी। दिल्ली पुलिस ने बताया कि आरोपी का नाम अशोक झा है और वह खानपुर डिपो में बस मार्शल के पद पर तैनात है। उसे हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। सीएम आतिशी ने कहा कि दिल्ली का चुनाव तीसरी बार हारने की बौखलाहट भाजपा में साफ दिखाई दे रही है। इसी वजह से वे ऐसी हरकत कर रहे हैं। इसका बदला दिल्ली की जनता लेगी और भाजपा को 0 सीट देगी। वहीं दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा नेता सभी राज्यों में रैलियां निकालते हैं, उन पर कभी हमला नहीं होता। केजरीवाल पर लगातार हमले हो रहे हैं। बीजेपी ने उन पर हमला किया है। कुछ दिन पहले नांगलोई और छतरपुर में भी ऐसी हरकत हुई थी। कुशक गांव में मंत्री ने मौके पर अनाज की बोरियों की जांच की। मंत्री को डिपो पर कई प्रकार की अनियमितताएं देखने को मिली। बोरियों में अनाज के साथ रेत मिला हुआ था। मंत्री ने इसके लिए जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए। साथ ही फूड सप्लाई विभाग के इंस्पेक्टर को शोकाज नोटिस जारी किया है। मंत्री राजेश नागर ने बताया कि व्यक्ति का डिपो पहले ही कैंसिल हो चुका था, उस पर पहले ही मुकदमा चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके पास अनाज का स्टॉक मिला है। दूसरे डिपो धारक के पास मौजूद अनाज की बोरियों में रेत मिला हुआ पाया गया है। इसको लेकर उन्होंने विभागीय जांच के आदेश दिए हैं और उन्होंने साफ कहा कि किसी भी हाल में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बात करते हैं कैसे एक पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति को ही मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, पानीपत में पत्नी ने बॉयफ्रेंड के हाथों पति की चाकुओं से गला कटवाकर हत्या कर दी। इसके बाद खुद ही पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज करवा दी। हालांकि पुलिस की जांच में इसका खुलासा हो गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की लाश 2 दिन पहले मिली थी। पुलिस की पूछताछ में बॉयफ्रेंड दीपक ने बताया कि उसका मृतक रवीन की पत्नी पिंकी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। रवीन शराब पीकर हर रोज पिंकी के साथ मारपीट करता था। इसके बाद उसने पिंकी के साथ मिलकर साजिश रची। हत्या के लिए चाकू उसे पिंकी ने ही दिया था। योजना के तहत 27 नवंबर को देर शाम आरोपी दीपक ने रवीन को फोन कर शराब पार्टी देने की बात कहकर रिशालू रोड पर हैंड फैब फैक्ट्री के सामने खाली जगह में बुलाया। वहां दोनों नीचे बैठकर शराब पीने लगे। आरोपी दीपक ने खुद कम शराब पी और रवीन को ज्यादा शराब पिलाई। रवीन को नशा होने पर आरोपी दीपक ने चाकू निकालकर रवीन की गर्दन पर 3-4 वार कर उसकी हत्या कर दी और शव को वहीं छोड़कर फरार हो गया। साथ ही पिंकी को फोन कर हत्या करने की सूचना दी। पिंकी ने कहा वह अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाएगी ताकि उन दोनों पर किसी को शक न हो। बहरहाल पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। आइए अब हम बात करते हैं हरियाणा की 2 यूनिवर्सिटी के वीसी ने आखिरकार अचानक क्यों दे दिया इस्तीफा। जी हाँ, हरियाणा में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनने के बाद जींद में चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी और सिरसा में चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के कुलपतियों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। उनका कार्यकाल अभी शेष था। माना जा रहा है कि दोनों से सरकार की ओर से इस्तीफा मांगा गया था। हालांकि कुलपतियों ने इस्तीफे के पीछे निजी कारण का हवाला दिया है। राज्यपाल की ओर से उनके इस्तीफे तुरंत प्रभाव से स्वीकार कर उनको कार्यभार से मुक्त कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर रणपाल सिंह ने 10 जून 2022 को कुलपति के तौर पर ज्वाइन किया था। उनका कार्यकाल जून 2025 में समाप्त होना था, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर रणपाल सिंह का कहना है कि उन्होंने अपने निजी कारणों से इस्तीफा दिया है। डॉक्टर रणपाल इससे पहले डीएवी कॉलेज यमुनानगर के प्राचार्य भी रह चुके हैं। हम आपको बता दें कि डॉक्टर रणपाल से पहले प्रोफेसर आर.बी. सोलंकी चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी के वीसी थे। उनका कार्यकाल 22 जनवरी 2022 को समाप्त हो गया था। इसके बाद नई नियुक्ति तक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वीसी को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था। चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी 2014 में अस्तित्व में आई थी। सूत्रों की माने तो दुष्यंत चौटाला ने डिप्टी सीएम रहते डॉक्टर रणपाल को वीसी लगवाया था। उनको दुष्यंत समर्थक माना जा रहा था। बात करते हैं किसान आंदोलन की। जी हाँ, किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल
किसानों के दबाव के चलते आखिरकार रिहा हो गए। लुधियाना के डीएमसी अस्पताल से बाहर निकलने के बाद वह हरियाणा और पंजाब के खनौरी बॉर्डर पहुंचे। रात 12 बजे वह मरणव्रत अनशन पर बैठ गए। यहां पर पहले से ही सुखजीत सिंह हरदोत झंडे मरणव्रत पर बैठे हुए हैं। किसान नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार के पास बातचीत के लिए 5 दिन का समय है। 6 दिसंबर को तय कार्यक्रम के अनुसार किसान दिल्ली कूच करेंगे। किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने कहा कि दल्लेवाल खनौरी बॉर्डर पर पहुंच गए हैं, जिसके बाद सीएम भगवत मान के घर के घेराव करने का फैसला टाल दिया है। हम आपको बता दें कि लगातार किसानों का आंदोलन तेज होता जा रहा है और अगर समय रहते सरकार ने किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया तो आने वाले समय में एक बार फिर बड़ा किसान आंदोलन देखने को मिल सकता है। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 स्थित 2 क्लबों के बाहर बम फेंकने वाले 2 आरोपियों का शुक्रवार को चंडीगढ़ पुलिस और हरियाणा स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ ने हिसार में एनकाउंटर कर दिया। हिसार के खड़ गांव के रहने वाले अजीत और देवा गांव के विनय के पैर में गोलियां लगी हैं। दोनों कबड्डी प्लेयर हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी चंडीगढ़ में ब्लास्ट करने के बाद बाइक से हरियाणा में एंट्री कर गए और हिसार चंडीगढ़ हाईवे पर सैनी माजरा टोल पर पहुंचे। यहां दोनों ने बाइक छिपा दी और हरियाणा रोडवेज की बस में सवार हो गए। यहां से दोनों हिसार के बरवाला स्थित बाडोपट्टी टोल पर पहुंच गए। यहां से उन्होंने सोनू नाम के युवक से बाइक पर लिफ्ट ली, फिर अपने अपने गांव पहुंच गए। चंडीगढ़ पुलिस की अलग अलग टीमें आरोपियों के पीछे लगी हुई थी। पुलिस ने चंडीगढ़ से हिसार जिले में बरवाला के बीच 200 किलोमीटर लंबे रूट पर तकरीबन 500 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। पुलिस ने बाडोपट्टी टोल पर सीसीटीवी चेक किए तो आरोपी बस से उतरते दिखे। पुलिस को सीसीटीवी में सोनू की बाइक भी दिखी। बाइक के नंबर से पुलिस सोनू तक पहुंची। वहीं सोनू ने पुलिस को दोनों आरोपियों के बारे में बताया। चंडीगढ़ पुलिस ने एसटीएफ को इसकी सूचना दी, साथ ही आरोपियों के फोटो शेयर कर दिए। बस फिर क्या था, पुलिस ने लगातार अपनी कार्रवाई जारी रखी और पुलिस ने उन्हें सरेंडर करने को कहा। उनके पास ऑटोमेटिक पिस्टल थी। इन्होंने पुलिस से बचने के लिए कई राउंड फायरिंग की, जिससे 2 पुलिस अधिकारियों को गोली लगी। हालांकि बुलेट प्रूफ जैकेट होने की वजह से वे बाल बच गए, लेकिन दोनों का इनकाउंटर पुलिस की तरफ से कर दिया गया। आइए अब बात करते हैं 2 करोड़ रुपए को लेकर क्यों पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़। जी हां, हरियाणा के जींद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाश व्यापारी से 2 करोड़ फिरौती लेने आए थे। यहां पुलिस को देखते ही बदमाशों ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें बदमाशों की कार पर गोली लगी। बदमाश कार छोड़कर जंगल की तरफ भाग गए। पुलिस ने कार से 2 मोबाइल और 2 पिस्तौल बरामद की है। जानकारी के अनुसार फिरौती की रकम नरवाना शहर के विश्वकर्मा चौक पर दी जानी थी। कार की सीट पर खून गिरा हुआ मिला। ऐसे में पुलिस का कहना है कि एक आरोपी को गोली लगी है। वहीं इस वारदात की प्लानिंग में शामिल आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने बताया कि गोहाना के एक व्यापारी से 2 बदमाशों ने 2 करोड़ फिरौती मांगी थी। फिरौती की रकम नरवाना शहर के विश्वकर्मा चौक पर देनी थी। व्यापारी ने इसकी सूचना पुलिस को भी दे दी थी। इसके बाद बदमाशों के रात को तय किए गए समय पर सोनीपत सीआईए की टीम भी विश्वकर्मा चौक पर पहुंच गई। कारोबारी का नाम सुनील वर्मा है। वह अपराधियों को फिरौती देने के लिए 10 लाख रुपए लेकर आया था। आइए अब बात करते हैं एक्टर शरद कपूर पर महिला ने छेड़छाड़ का क्यों लगाया आरोप। जी हाँ, एक्टर शरद कपूर पर महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। सूत्रों के मुताबिक महिला ने खार पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाया है। इसमें बताया कि एक्टर से उसकी फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। दोनों ने वीडियो कॉल पर बात की। शरद ने उसे काम दिलाने का वायदा किया था। शूटिंग के बारे में बात करने के बहाने उसे ऑफिस बुलाया गया। शरद ने उसे खार में अपने ऑफिस आने के लिए लोकेशन भेजी थी, लेकिन जब वह वहां पहुंची तो पता चला कि वह ऑफिस नहीं बल्कि शरद का घर था। वहां उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। फिलहाल शरद कपूर ने इस मामले पर कोई बयान नहीं दिया। वहीं पीड़ित ने पुलिस को बताया, जब वह शरद कपूर के घर की 3री मंजिल पर पहुंची तो एक व्यक्ति ने दरवाजा खोला और शरद ने अंदर से आवाज देकर उसे अपने बेडरूम में आने को कहा। इसके बाद उसने बॉडी टच करने की कोशिश की। वह वहां से भाग गई तो शाम को शरद ने महिला को व्हाट्सएप पर गाली गलौज के मैसेज भेजे। पीड़ित ने इस घटना के बारे में पहले अपने एक दोस्त को बताया, फिर भारतीय दंड संहिता की धारा 74 महिला पर हमला या बल प्रयोग, 75 यौन उत्पीड़न और
79 महिला की इज्जत का अपमान के तहत केस दर्ज करवा दिया है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बात करते हैं कांग्रेस नेता की, आखिरकार जिन्होंने विवादित बयान दिया कि चुनाव आयोग कुत्ते जैसा। जी हां, महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस चुनाव आयोग और ईवीएम पर लगातार सवाल उठा रही है। शुक्रवार को कांग्रेस एमएलसी भाई जगताप ने चुनाव आयोग को लेकर विवादित बयान दिया। बातचीत में जगताप ने कहा कि चुनाव आयोग तो कुत्ता है जो पीएम मोदी के बंगले के बाहर बैठता है। जितने भी एजेंसियां लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए बनाई गई हैं, दुर्भाग्य से उनका इस्तेमाल करके आज पूरे देश में कांड हो रहे हैं। जगताप के बयान पर शनिवार को भाजपा नेता किरीट सोमैया ने कहा, यह संवैधानिक निकाय का अपमान है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने चुनाव आयोग और मुंबई पुलिस में जगताप के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत को लेकर जगताप ने शनिवार को कहा कि मुझे बोलने का अधिकार लोकतंत्र और संविधान ने दिया है, प्रधानमंत्री, बीजेपी या आरएसएस ने नहीं दिया। मैं महाराष्ट्र की जनता की ओर से अपनी बात रखता हूं। वहीं जगताप ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है, बोले जो कहा है वो सही कहा है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार इस मामले में बीजेपी की तरफ से क्या रुख रहता है और क्या कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाती है। राहुल गांधी के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा कि अडानी के लिए कानून अलग है। मोदी जी कहते हैं अमेरिका में भले केस चले, भारत में नहीं चलेगा। आखिरकार क्या कुछ मामला है, हम आपको बता दें कि प्रियंका गांधी सांसद बनने के बाद पहली बार केरल के वायनाड पहुंची। उनके साथ राहुल गांधी भी थे। राहुल ने यहां रैली को संबोधित करते हुए एक बार फिर अडानी का मुद्दा उठाया। राहुल ने कहा, संविधान कहता है कि सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि अडानी के साथ हर दूसरे भारतीय से अलग व्यवहार किया जाएगा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि भले अमेरिका में केस चले, भारत में हम उन पर केस दर्ज नहीं करेंगे। राहुल के अलावा प्रियंका ने भी रैली को संबोधित किया। प्रियंका ने मलप्पुरम में भी रैली की। वहां उन्होंने कहा, पिछले एक हफ्ते से संसद नहीं चल रही है क्योंकि वे कुछ मुद्दों पर चर्चा करने से भी डरते हैं। वे इस देश की सारी शक्ति और संसाधन अपने दोस्तों को देते हैं। केरल के वायनाड लोकसभा उपचुनाव में प्रियंका गांधी को जीत मिली थी। राहुल गांधी के वायनाड सीट छोड़ने पर यहां उपचुनाव हुए थे। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास रहना।